हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं हमारी आधुनिक भारत की अगली वीडियो। जो सीरीज हमारी चल रही है उसी सीरीज में अगला टॉपिक अगली वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज पीडीएफ के साथ में सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी। और हर वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, बात हमारी चल रही थी जो गांधी जी की अगर बात आती है तो इनका जो जन्म हुआ था 1869 में। तो 1869 में इनका जन्म देखने को मिलता है हमें। अब 1869 में जन्म हुआ तो 1869 के बाद में इन्होंने जो पढ़ाई पूरी करी वो किसकी करी? वकालत की। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये चले गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका गए थे और ये किसका मुकदमा लड़ने गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, तो जो एक भारतीय मूल का व्यापारी था। अब वहां पर इन्होंने रंग भेद की नीति देखी। अब उसके बाद में वहां से जब लौट के आएंगे तो ये आए थे जनवरी 1915, और ये बात है 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आए। अब 9 जनवरी की डेट ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन अगर बात आती है तो इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और कब की थी? 2003 में। तो इसीलिए ये तारीख इंपॉर्टेंट है कि 9 जनवरी 2000 1915 सॉरी 1915 की बात है। इसको 2015 में 100 साल पूरे हो गए। कि गांधी जी को अगर आपसे पूछा जाए कि 100 साल कब पूरे हुए भारत लौटे हुए, तो 2015 में पूरे हो गए थे। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 से मनाना शुरू करा। अब जब ये भारत आए तो यहाँ पर अब सबसे पहले इन्हें चाहिए थे एक राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु के लिए ये गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और इनसे जब प्रभावित हुए तो उन्हें ही क्या बना लिया अपना राजनीतिक गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले को एक नाम अगर और आता है तो किसने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, तो गांधी जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या माना था? गुरु माना था। अब जब भारत आए तो गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे 1915 में एक आश्रम की स्थापना करी, सत्याग्रह यह साबरमती आश्रम। और यह आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधी जी का पहला आश्रम हमने कल देखा था, हमारी कल की वीडियो थी। पहला आश्रम जो है 1904 में। और 1904 में इन्होंने जो आश्रम खोला है वो आश्रम कौन सा है? फिनिक्स। और ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। अब अगर बात आती है भारत में पहला, कि भारत में अगर आप पूछा जाए कि भारत में पहला आश्रम कौन सा है, तो भारत ये कब आए हैं? 1915 में। और 1915 में आए हैं तो कौन सा खोला है? साबरमती। साबरमती, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? सत्याग्रह आश्रम। साबरमती या सत्याग्रह आश्रम। और ये कहाँ पर खोला है? अहमदाबाद में। तो एक तो गांधी जी का पहला आश्रम और भारत में पहला आश्रम, तो दोनों बातों में फर्क है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। अब गांधी जी जिस समय आए उस समय देखा जाए तो भारत में क्या पूरे विश्व में ही दिक्कत चल रही थी विश्व युद्ध की। क्योंकि ये जो विश्व युद्ध हुआ था ये हमें देखने को मिलता है 1914 से लेकर 1918 तक। अब इस समय हमने देखा था एक असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन भी चल रहा था। और होम रूल लीग आंदोलन के चलते अगर देखा जाए, भारत में जो बात आई थी, एक घोषणा हुई थी 1917 में, अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा। और इस घोषणा में किसकी बात कही गई थी? उत्तरदायी सरकार की। तो कहीं ना कहीं ये जो घोषणा हुई थी तो ये मजबूरी थी किसकी? एक तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन की, और दूसरी तरफ किसकी? जो विश्व युद्ध चल रहा है। क्योंकि अंग्रेजों को विश्व युद्ध में भी हेल्प चाहिए और भारत में भी क्या करना है? ये आंदोलन बंद करवाने हैं। तो इन्होंने इस वजह से भारतीयों को एक लालच दे दिया उत्तरदायी सरकार का, ताकि भारतीय इनका साथ दें। भाई इन्हें आप अगर इनको सहायता करोगे तो वो आपकी सहायता करेंगे। तो इन्होंने भारतीयों से कह दिया हम आपको क्या देंगे? उत्तरदायी सरकार। तो आप हमारी क्या करो? हेल्प करो। तो इस बात से भारतीय भी कहेंगे कि ठीक है, हमें उत्तरदायी सरकार मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो उधर लड़ाई में भी जीत जाएंगे और इधर भारत में भी क्या हो जाएगा? विवाद समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उत्तरदायी सरकार की बात कही थी। अब
जब ये इस समय विश्व युद्ध चल रहा है तो इसमें अब चाहिए भारतीयों का हेल्प। तो गांधी जी कहेंगे चलो ठीक है, हम अंग्रेजों की हेल्प कर लेते हैं। अब गांधी जी ने अंग्रेजों को कर दिया इसमें प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन, और भारतीयों को क्या कर दिया, सेना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करा कि भाई आप सब लोग कहाँ शामिल हो जाओ, सेना में शामिल हो जाओ। अब इसी बात पर कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या है कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो यहाँ पर सार्जेंट की बात आती है कि गांधी जी को क्या बोला गया है, सार्जेंट बोला गया है, क्योंकि उन्होंने लोगों को कहाँ भर्ती करवाया है, सेना में भर्ती करवाया है। तो अब जो ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज होंगे, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों का समर्थन किया इन्होंने, गांधी जी ने, तो ब्रिटिश सरकार खुश हो गई और उन्होंने गांधी जी को एक उपाधि दे दी केसरे हिंद की। तो 1915 में एक उपाधि इन्हें दी है केसरे हिंद। और ये जो उपाधि मिली है, एक को और मिली है, तो वो कौन है हमारा, ये उपाधि हमारी 1877 में देखने को मिलती है, जो पहला दिल्ली दरबार है। तो पहला दिल्ली दरबार दोस्तों किसके टाइम पे देखने को मिलता है, लिटिन के टाइम पे देखने को मिलता है। और इस समय महारानी कौन सी आई थी, विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया जब आई थी तो इन्हें जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि कौन सी दी गई थी, केसर ए हिंद। तो दो लोगों को ये उपाधि मिली है, एक तो गांधी जी को मिली है 1915 में, और अगर देखा जाए तो विक्टोरिया को मिली थी 1877 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आगे देखते हैं। अब जब भारत आए तो गांधी जी ने यहाँ पर अब सबसे पहला एक आंदोलन शुरू करा, क्योंकि यहाँ पर अब हम देखेंगे तो गांधी जी 1915 में आए, और 15 में आए तो इन्होंने अंग्रेजों की भी हेल्प करी। और 16 तक ये बिल्कुल खामोश है, लेकिन 17 में क्या है, इन्होंने आंदोलन करने शुरू करे। अब 17 से ये शुरू करेंगे तो इनके आंदोलन चलते ही जाएंगे, यहाँ पर इनका बीच में कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका सबसे पहला, भारत में अगर कोई बात आती है कि भारत में सबसे पहला आंदोलन अगर कोई है, तो वो चंपारण ही है। सबसे पहले की बात आती है तो चंपारण। और ये कहाँ देखने को मिलता है, चंपारण जो जगह है वो कहाँ पर है, बिहार में। अब चंपारण में गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, तो इसके दो रीजन थे। दो रीजन क्या थे, चंपारण में नील बागानों के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण। अब तकाबी ऋण ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं। दूसरा था तीन कठिया व्यवस्था। तो तीन कठिया या फिर इसको तीन कठिया भी कहते हैं, तीन कठिया या तीन कठिया। तो अब पहली बात, तकाबी जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए कि फसलें लगाने के लिए लोन वगैरह दिया जाता है किसानों को। अब अगर फसल हो गई तो वो क्या है, लोन चुका देंगे। अगर बाई चांस नष्ट हो गई, अब जब फसल ही नष्ट हो जाएगी तो वो लोन कहाँ से चुकाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास तो पहले ही पैसे नहीं थे फसल को उगाने के लिए। तो इसीलिए किसानों को तकाबी ऋण दिया जाता था उस समय, कि मतलब आप क्या है, एडवांस में लोन ले लो, जब आपकी फसल हो जाए तो आप फसल बेच के पैसे वापस कर देना। तो उस समय तकाबी ऋण था। और तकाबी ऋण इसलिए दिया जाता था क्योंकि खेती किसकी करवानी थी, नील की। और दूसरा, तीन कटिया व्यवस्था का मतलब ये था कि जितनी भी आपके पास भूमि है उसके 3/20 भाग पर, 3/20 भाग है उस पर नील की खेती करनी है। ये मजबूरी है, करनी ही करनी है। ये कंडीशन थी कि 3/20 भाग पर आपको किसकी खेती करनी है, नील की खेती करनी करनी है। अब समस्या यहाँ पर क्या थी, समस्या ये थी क्योंकि जो पूरा विश्व है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर औद्योगिक क्रांति चल रही है, उद्योग धंधे लगना शुरू हो गए। तो पहले जो नील थी, पहले नील हमारी प्राकृतिक रूप से उगाई जाती थी, मतलब खेती होती तो नीला कलर मिल जाता था, तो उसे नील की खेती बोलते थे। लेकिन अब जब उद्योग शुरू हो गए तो फिर आ गए हमारे केमिकल। केमिकल सस्ते भी थे और जल्दी भी काम में आ जाते थे, तो इसीलिए यहाँ पर केमिकल का यूज ज्यादा हो गया और प्राकृतिक रूप से खेती क्या हो गई, कम हो गई। अब जिन किसानों ने लोन भी ले रखा है और अपनी फसल भी लगा रखी है एक एरिया पे, तो उनकी फसलें क्या हो गई, बर्बाद होनी शुरू हो गई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी किसानों की बिहार में। तो वहां तकाबी ऋण और तिनकटिया व्यवस्था। अब इस समस्या को बताया किसने, इस समस्या को जो गांधी जी को बताया था वो बताया था राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल बिहार के ही थे, और ये जो 1917 में, तो यहाँ पर बात भी आती है कि किसने बताया, तो 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस स्थिति से अवगत करवाया। अब जैसे ही गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी कहाँ पहुंच गए, चंपारण। और इस समस्या के लिए एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग को गांधी जी समझाने में सफल रहे कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है किसानों को, तो उनका क्या है, समस्या का समाधान करो। तो गांधी जी की बात आयोग को समझ में आ गई कि हाँ, गांधी जी ठीक कह रहे हैं, तो गांधी जी की बात की वैल्यू होगी, और गांधी जी का ये जो चंपारण होगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब चंपारण का जब सफल नेतृत्व होगा तो यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे भारत का राष्ट्रगान लिखा है और साथ ही साथ बांग्लादेश का भी लिखा है, जो आमार सोनार बांग्ला के नाम से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार क्या कहा, महात्मा।
तो यहाँ बात आती है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चंपारण के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दे दी? महात्मा की। चंपारण में कौन कौन सहयोगी था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, इनके क्या थे? प्रमुख सहयोगी। राजेंद्र प्रसाद ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्योंकि जब अब हम पॉलिटी पढ़ते हैं यानी संविधान पढ़ते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है संचालन समिति के अध्यक्ष। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ बात आती है जेबी कृपलानी। तो जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, मौलिक अधिकारों की जो हमारी उप समिति थी, तो उस उप समिति के हमें जो देखने को मिलते हैं वो भी कौन देखने को मिलते हैं? जेबी कृपलानी। तो उप समिति की बात चलती है यहाँ पर, ना कि समिति की। तो उप समिति के जेबी कृपलानी, तो दोनों नाम हाईलाइट है, राजेंद्र प्रसाद का नाम भी और जेबी कृपलानी का। और अगर हम 1917 से काउंट करें 2017 में, तो चंपारण को 100 साल पूरे हो गए। अब इस चंपारण सत्याग्रह को विरोध भी किया था। वो विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। तो ये नाम भी याद रखना है कि विरोध किसने करा था? एनजी रंगा एक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के इस मूवमेंट के लिए उन्होंने क्या करा था? विरोध करा था। तो पहला जो था वो चंपारण बिल्कुल सफल हुआ। फिर अगला आता है हमारा अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब अहमदाबाद में देखा जाए तो काफी सारी फैक्ट्रियां वगैरह हैं। तो ये जो आंदोलन हुआ था ये हुआ कब है? 1918 में। और ये आंदोलन हुआ क्यों इस समय? अब इस समय जो अगर देखा जाए तो एक तो चल रहा है विश्व युद्ध, जो क्या हो गया? एंड हो गया 1918 में। अब इस समय विश्व युद्ध के चलते अगर देखा जाए तो समाज में यानी अगर देखा जाए तो महंगाई की समस्या क्या है? काफी ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई और ऊपर से एक बीमारी बहुत चलती थी, प्लेग। तो अब ये इस समय एक तो महंगाई बढ़ी हुई है और प्लेग भी फैला हुआ है। तो इसमें ये जो आंदोलन था मिल मालिक और मिल मजदूरों के मध्य था, प्लेग बोनस को लेकर। कि जो मजदूर थे वो कह रहे थे हमें बोनस दे दो तो हमारा खर्चा चलता रहेगा। अब इसी बात पे मिल मालिकों ने कहा कि अब तो विश्व युद्ध भी खत्म हो गया और कोई बीमारी वगैरह भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बोनस को बंद कर दो, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन प्लेग प्रकोप के बाद जो मिल मालिक थे वो इसे बंद करना चाहते थे, भाई उनके ऊपर तो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे थे। लेकिन विश्व युद्ध के कारण जो महंगाई बढ़ गई थी, तो महंगाई के कारण मजदूर चाहते थे कि ये बना रहे, कि हमारा क्या है, खर्चा चलता रहेगा, तो इसे बना रहने दो। अब यहाँ पर जब मिल मालिकों ने मना कर दिया तो ये बात गांधी जी को पता चली और गांधी जी ने इस बात की गहराई से जांच की। अब जब गहराई से जांच की तो गांधी जी को लगा कि हाँ वाकई में महंगाई क्या है, बढ़ गई है और जो बोनस है कम से कम 35% बोनस तो मिलना चाहिए। तो 35% की मांग किसने रखी? गांधी जी ने रखी। लेकिन मिल मालिकों ने कितने देने की बात कही कि हम केवल कितना दे पाएंगे? 20% दे पाएंगे। तो चलो उन्होंने ये बात कही ठीक है कि 20% देंगे तो ठीक है, लेकिन साथ में इन्होंने जो बात कही कि इन्होंने कहा कि जो बोनस नहीं लेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये तो अब बात आ गई किस पे? ईगो पे। कि मतलब अगर देखा जाए एक तो बोनस भी दे रहे हो और ऊपर से क्या कर रहे हो? एहसान कर रहे हो। तो इन्होंने जो कंपनी वालों ने ये वाली बात कही कि जो बोनस नहीं लेगा उसे क्या है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इस बात से गांधी जी नाराज हो गए। तो गांधी जी जब नाराज हो गए तो उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा किया और उनके साथ कहाँ चले गए? हड़ताल पे। तो ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। अगर हम बात करते हैं गांधी जी का पहला आश्रम फिनिक्स, और अगर बात आती है भारत में पहला आश्रम तो साबरमती, और अगर बात आती है पहला आंदोलन तो चंपारण, और अगर बात आती है पहली भूख हड़ताल तो पहली भूख हड़ताल है अहमदाबाद मिल आंदोलन की। ये मजदूरों के लिए आंदोलन था। अब जब गांधी जी ने हड़ताल शुरू कर दी तो इसके फलस्वरूप मिल मालिकों ने समझौता किया और समझौते के बाद उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम क्या देंगे, 35% बोनस दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस आंदोलन में जो सबसे प्रमुख सहयोगी थे वो थे अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन। तो ये दोनों कहीं ना कहीं गांधी जी के बहुत ही ज्यादा प्रमुख सहयोगी थे। अब अहमदाबाद की बात आती है आगे, खेड़ा सत्याग्रह। तो हमारा चंपारण हुआ, चंपारण के बाद फिर हमारा अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद में अब हम खेड़ा। अब खेड़ा भी कहाँ पर है? गुजरात में है। अब खेड़ा में दिक्कत क्या पड़ी थी? दिक्कत पड़ी थी अकाल की। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा जिससे फसलें क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब उस समय जो कानून व्यवस्था, ये राजस्व व्यवस्था यानी जो कर व्यवस्था थी, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि अगर फसल का उत्पादन 1/4 से कम हो तो किसान का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, उससे कोई लगान नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पड़ गया अकाल और फसलें हो गई नष्ट। लेकिन उसके बाद भी सरकार क्या कर रही है? लगान की वसूली कर रही है। तो इस बात का जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने एक घोषणा की कि यदि गरीब किसानों का लगान माफ कर दें तो सक्षम किसान स्वयं लगान दे देंगे।
तो ये वाली बात सरकार कहीं ना कहीं मान गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गांधी जी अगर धरने पे बैठ गए तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए फिर सरकार भी ये बात मान गई कि चलो गरीब किसानों को माफ कर दो, जो सक्षम वाले होंगे वो तो दे ही देंगे। तो अंत में सरकार ने गुप्त रूप से अधिकारियों से कह दिया, जो किसान सक्षम हो केवल उन्हीं से क्या लो, लगा लो, बाकी सबको छोड़ दो। तो ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं सफल हो गया, क्योंकि गांधी जी की बात मानी गई। और इस आंदोलन में जो सबसे प्रमुख सहयोगी का नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो ये जो थे, इन्होंने भारत में जो रियासतें थी, रियासतों के एकीकरण के लिए जाना जाता है। और भारत में कुल कितनी रियासतें थी, 552 रियासतें थी। तो 552 रियासतों को अगर एकीकरण में बात आती है तो किसकी बात आती है, सरदार पटेल की। और सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। साथ ही इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। तो और इस सभा के जो गुजरात सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, खुद गांधी जी थे, स्वयं गांधी जी। तो सरदार पटेल का नाम सबसे हाईलाइट है। दूसरा नाम गुजरात सभा का, जिसके अध्यक्ष कौन थे, खुद गांधी जी थे। तो खेड़ा आंदोलन भी बिल्कुल सफल हो गया। चंपारण भी सफल हुआ। और उसके बाद में आपका देखा जाए तो जो दूसरा आंदोलन है, अहमदाबाद मेला आंदोलन, वो भी सफल हुआ। और फिर खेड़ा आंदोलन भी। अब इसके बाद बात आती है रोल एक्ट। अब ये, अगर इसकी बात करी जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत भरा कोई कानून अगर था तो वो यही था, रोल एक्ट। अब ये कानून दिक्कत भरा क्यों था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का कहना था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। अब बढ़ गई हैं तो उनके लिए कानून लाया गया उन गतिविधियों का दमन करने के लिए, रोल एक्ट। और रोल एक्ट कब आया है, 1919 में। अब इस अधिनियम में होता क्या था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। मतलब अगर कहीं पर भी चार लोग, जैसे इलेक्शन के टाइम पे होता है, धारा 144 लगी हुई होती है कि अगर कहीं पर भी कोई भी चार लोग हैं तो पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठा के ले जाएगी। और उनके लिए कोई ना वकील आएगा, ना कोई उनके लिए दलील होगी, और उन्हें क्या है, अनिश्चित काल के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक के लिए जेल में डालते थे। तो वही चीज उस समय देखने को मिलती थी। इस समय तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। क्यों, क्योंकि इस समय ना तो कोई वकील, ना ही कोई दलील, और ना ही कोई अपील कर सकता था। तो इसी वजह से संदेह के आधार पर, मतलब शक के आधार पर, कितने भी टाइम के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, कितने भी टाइम के लिए जेल डाला जा सकता था। और कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, काला कानून। और साथ ही इसे बोला गया आतंकवादी अपराध अधिनियम। तो इसे ही काला कानून भी कहते हैं। और इसी कानून को क्या बोलते हैं, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहते हैं। तो ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, पहली ये, और अगर देखा जाए तो दूसरा काला कानून। अब गांधी जी ने इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू करा, देशव्यापी, पूरे देश में एक आंदोलन शुरू कर दिया, रोल एक्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसी के लिए इन्होंने एक सभा की स्थापना की, सत्याग्रह सभा की, यानी सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया कि आप क्या हो रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो। तो इसी वजह से आपको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो था, ये सबसे खतरनाक कानून था। अब इसी कानून के चलते यहाँ पे भारत में सबसे बड़ी घटना हुई, जलियांवाला हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। अब इसमें समस्या क्या थी, क्योंकि अब रोल एक्ट जो चल रहा है, रोल एक्ट सभी जगह चल रहा है। अब रोल एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल का दिन था। तो 9 अप्रैल के दिन पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब इसके चलते रोल एक्ट के चलते इन दोनों लोकप्रिय नेताओं को क्या कर लिया गया, सरकार ने कर लिया गिरफ्तार। अब ये दो बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो कहीं ना कहीं जनता पे असर पड़ेगा। तो जनता करेगी इस बात का विरोध। और विरोध उसने कब करा, 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था, और इस दिन एक त्योहार भी होता है। तो वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अब 13 अप्रैल के दिन वैसाखी का दिन पड़ गया। अब इस दिन इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई। तो विशाल जनसभा यानी लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई। अब कहा तो ये भी जाता है कि इस दिन क्या था, त्योहार। तो लोग क्या है, त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन दूसरे अंग्रेज कहते हैं कि इन्होंने जो भीड़ लगाई थी वो अंग्रेजों के विरोध में लगाई थी। तो दोनों बातें यहाँ पे, क्योंकि भाई त्योहार भी था वैसाखी के दिन, तो इसी वाले ज्यादा भीड़ थी। और दूसरा, अंग्रेज कहते थे कि इन्होंने हमारे चक्कर में भीड़ लगाई है। अब इस दिन यहाँ पर अमृतसर में एक जनरल था, जनरल डायर। तो जनरल डायर ने कहा, इन्होंने ये जो भीड़ लगा रखी है, जनरल डायर ने ये कहा कि इन्होंने मेरे आदेश की क्या करी है, अवहेलना करी है। मतलब इन्होंने हमारा आदेश वादेश नहीं माना कि रोल एक्ट चल रहा है, हम किसी को भी उठा सकते हैं किसी भी समय। तो इस बात को जनता नहीं समझ रही है। अब ये घटना स्थल पर पहुंचे।
अब घटना स्थल पर जब ये पहुंचे यानी सभा स्थल पर, तो वहां पर बहुत ही मासूम निहत्थे लोग थे, उन पे इन्होंने गोलियां चलवा दी। और इस घटना में बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सभी लोग, मतलब काफी लोग थे, तो काफी लोग मारे भी गए थे। तो जो जलियांवाला ये बाग था, यहाँ पर एक कुआं भी है। तो वो कुआं, कहा जाता है कि वो कुआं काफी गहरा है और वो लाशों से पट गया था, इतने ज्यादा लोग मारे गए थे। मतलब बहुत ही दुखद घटना है ये अब तक हमारे पूरे भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय लोग मारे गए थे। तो ये जनरल डायर की गलती थी। जनरल डायर ने बस केवल आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। अब काफी लोग मारे गए। अब इस बात से गांधी जी को लगा, जो उनका सत्याग्रह चल रहा है, जो गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा है, तो इन्हें इस घटना पे गांधी जी को ये लगा कहीं पूरे देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि बात इतनी बड़ी थी कि इतने मासूम लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं विद्रोह ना हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ, तो पूरे देश में हिंसा हो जाएगी। तो इसीलिए गांधी जी ने जो उनका सत्याग्रह चल रहा था उसे 18 अप्रैल को कर दिया बंद, कि भाई आंदोलन अगर बढ़ेगा तो आंदोलन के चलते लोग भी इधर उधर भटकेंगे, तो इस वजह से क्या है, हिंसा होगी। तो हिंसा को कम करने के लिए गांधी जी ने 18 अप्रैल को कर दिया अपना आंदोलन बंद, सत्याग्रह जो उनका चल रहा था। और इसी नरसंहार के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, उन्होंने कर दी वापस, कि भाई हम आपकी उपाधि नहीं लेंगे, जब आप हमारे लोगों का ख्याल नहीं रख सकते तो हम आपकी उपाधि क्यों लें, आपने मासूम लोगों की हत्या की। दूसरा, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य पद से भी क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो इन्होंने भी, जो शंकर नायर थे, इन्होंने भी क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया इस घटना के बाद में, क्योंकि इस घटना से कहीं ना कहीं लोग बहुत ही ज्यादा आहत हुए थे, क्योंकि इसमें काफी मासूमों की जान गई थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब जो हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की, तो ये जलियांवाला बाग तक का है। और दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।